वेलकम बैक इन माय चैनल कॉमर्स का ज्ञान। आई होप आपको पुराने वीडियो अच्छे लगे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पार्ट बी। इसके अंदर हम देखेंगे दो टॉपिक। द सक्सेस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रेटली डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट हाउ वेल द फाइनेंशियल प्लान have been drawn since planning is considered to be the primary function of management। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है और फाइनेंशियल हमारा टर्म है किसके लिए। हम लोग बात करेंगे कि हमको कितने मनी की रिक्वायरमेंट है, कितना फंड हमको प्रोक्योर करना है और कहाँ कहाँ से हमको करना है। इन द सेंस हम सोर्स की अवेबिलिटी देखते हैं, उनका इवोल्यूशन नहीं करते हैं। इवोल्यूशन का जो भी काम हम लोग कहाँ करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे करते हैं। The process of the estimating the fund requirement of business and specifying the source of fund is called financial planning। इसके पीछे एक लॉजिक है। दिस असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द परसेप्शन दैट एवरी रुपी इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस हैज अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट। हम जो भी मनी बिजनेस के अंदर लगाते हैं उसके लिए हम कोई ना कोई खर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट इंकर कर रहे हैं। लाइक अगर मैं डिवेंचर इशू करता हूं तो मुझे डिवेंचर के लिए एक फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट। अगर मैं इक्विटी इशू करता हूं तो इक्विटी के लिए मुझे फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ेगी। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है इशू करने से पहले लगने वाला खर्चा। तो ये सारी की सारी चीजें अगर मैं मनी को अपने बिजनेस में लाना चाहता हूं तो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा। इट इन्वॉल्व्स द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस if estimating the fund requirement of a business and determining the possible sources from which can be raised। अगेन हम लोग यही बात कर रहे हैं कि हमको कितने मनी की रिक्वायरमेंट। मान लीजिए हम लोगों को 40 लाख की रिक्वायरमेंट है और हम लोग 30 लाख की ही प्लानिंग करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली में इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमको सिर्फ 40 लाख की रिक्वायरमेंट और हम लोग 60 लाख अगर बिजनेस में ले आते हैं तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, उस कॉस्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, फंड को रोक के बैठे हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे। अगेन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग to ensure availability of funds whenever required include proper estimation of the fund required for different purpose, long term asset and working capital required। लॉन्ग टर्म असेट हम बोल सकते हैं कैपिटल बस्टिंग। सेकंड हमारे पास में वर्किंग कैपिटल, डे टू डे एक्सपेंसेस। इसके बारे में हम लोगों ने पार्ट ए में देखा था। हमको यहाँ पे दो ऑब्जेक्टिव हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग के। फर्स्ट है हमको ये क्वांटम ऑफ फंड पता करना होगा कि हमको कितने मनी को क्या करना है, रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस में लगाने। सेकंड हमको देखना होगा कि हम लोग कौन कौन से सोर्सेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने मनी को प्रोक्योर कर सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो हमारे सामने दो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। फर्स्ट आपको अवेबिलिटी ऑफ फंड देखना है, दूसरा आपको कौन से पर्पस के लिए चाहिए और किस किस चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो हमारे पास में इंपॉर्टेंस देखनी है। सबसे पहले हम लोगों को क्या करता है, हेल्प इन फोरकास्टिंग फ्यूचर हैपनिंग अंडर डिफरेंट सिचुएशन। अगेन प्लानिंग किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। तो हम लोग जो भी फोरकास्टिंग कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए। सेकंड है हमारे पास में हेल्प इन अवॉइडिंग बिजनेस रिस्क एंड हेल्प इन प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर। अगेन हमारे पास में जितने भी बिजनेस रिस्क है, लाइक हमारे पास में एक्सटर्नल या इंटरनल जो भी रिस्क है, उसको हमको किससे करना होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं या मिनिमाइज कर। थर्ड हमारे पास में प्रोवाइड लिंक बिटवीन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन कंटिन्यूस बेसिस। आपको हमारे बिजनेस के प्रोक्योरमेंट फंड के बारे में और उसके यूटिलाइजेशन के बारे में सोचना है। एंड इट्स ट्राई टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर। जो प्लानिंग है वो क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज अ प्रोपोर्शनेट ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज रेजिंग फंड। हमको यहाँ पे क्या करना होता है, एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना होता है ताकि हम हमारी मार्केट वैल्यू को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर सके और हमारे जो अर्निंग है उसको क्या कर सके, इनहांस कर सके। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, बिजनेस फाइनेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज ओनर फंड, share capital. It's include equity share, preference share and retained earning. But in borrowed fund, it's include debenture and long-term borrowing. Capital structure refer to proportion of debt and equity used for financing the operation of business। हमको हमारे बिजनेस में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि हम लोग क्या कर सके, हमारे बिजनेस की ग्रोथ को बढ़ा सके, हमारे प्रॉफिट को इनहांस कर सके, ताकि हमारी मार्केट वैल्यू क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो। और हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही हमारा क्या है, मेन मोटिव है किसका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डेट वर्सेस इक्विटी। डेट और इक्विटी में हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस है कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट की कॉस्ट कम कैसे होती है, तो जब भी हम डिबेंचर इशू करते हैं या बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ पे प्री एक्सपेंडिचर वो हमको क्या करना पड़ता है, कम इंकर करना पड़ते हैं रिगार्डिंग इक्विटी से कंपेयर करते हैं। तब हम जब डिबेंचर इशू करते हैं तो हमको आरओसी के पास में अपने असेट को मॉर्गेज रखनी पड़ती है, तो उसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है जो नॉमिनल होती है। लेकिन जब हम इक्विटी इशू करते हैं तब हमको आरओसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, साथ ही साथ स्टॉक मार्केट में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और साथ ही साथ हम लोगों को क्या करना होता है, ब्रोकर वगैरह को ब्रोकरेज देनी होती है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है। तो ये जो भी कॉस्ट है डेट की क्या होती है, लोअर होती है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट
जब हमारे पास में यहाँ पे डेट का एक पॉजिटिव पॉइंट है तो एक नेगेटिव पॉइंट क्या है, डेट इज मोर रिस्कियर देन इक्विटी। अगर आपके बिजनेस की कंडीशन खराब चल रही है, क्रिटिकल चल रही है, तो आप डेट को बियर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको बार बार क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। एनी डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट में लीड टू लिक्विडेशन। अगर हम लोग डिबेंचर पर इंटरेस्ट का पेमेंट और टाइम के बाद में प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं करते तो हम लोग क्या हो सकता है, लिक्विडेशन की कंडीशन पे जा सकते हैं। पर इक्विटी के केस में, इक्विटी में हम लोग डिविडेंड तभी देंगे जब हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। जब तक हमको सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं होता है, हम लोगों को डिविडेंड देने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इन द सेंस हम जब इंटरेस्ट पे करते हैं तो हमारे लिए वो कंपल्सन है, जबकि हमारा जब डिविडेंड पे करने का टाइम आता है तो ये मैंडेटरी नहीं है, या आपके क्या होता है, ये ऑप्शनल है। आपके अगर कंडीशन अच्छी है तो ही आप दीजिए, अदरवाइज आपको डिविडेंड पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट बोथ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल रिस्क फेस्ड बाय द बिजनेस। Optimal capital structure is that combination of debt and equity that maximize the market value of that company। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर डेट और इक्विटी दोनों इंक्लूड हो और हमारी मार्केट वैल्यू भी बढ़े, इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डेट हम लोग इसलिए प्रीफर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में इंटरेस्ट कॉस्ट तो आ जाती है, लेकिन साथ में हमको हमारी शेयर होल्डिंग डायलूट नहीं होती, एक ऑब्लिगेशन आ जाता है इंटरेस्ट पे करने का। इक्विटी के अंदर एक माइनस पॉइंट है कि हमारी शेयर होल्डिंग क्या हो जाती है, डायलूटेड हो जाती है, जिसके कारण हमारी कंपनी हमारे हाथ से जा सकती है। तो डेट और इक्विटी का एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि हमको इंटरेस्ट कॉस्ट भी पे करना पड़े, लेकिन वो हमारे ऊपर ज्यादा प्रेशराइज नहीं करे, मतलब वो हमारे एक्सपेंडिचर को ज्यादा इंक्रीज ना करे, और इक्विटी इतनी होनी चाहिए ताकि वो हमारे पास में होल्डिंग रहे। द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनेंशियल लीवरेज। It is also calculated as debt upon debt plus equity. Trading on equity refer to the increase in profit earned by the equity shareholders due to the presence of fixed financial charges। अब यहाँ fixed financial charges कौन से हैं, डेट वाले, जो हमारे डिबेंचर और बैंक लोन के लिए हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लाइक इंटरेस्ट दैट इज द बेनिफिट टू द शेयर होल्डर ड्यू टू फाइनेंशियल लीवरेज। हमारी डेट होने के बावजूद भी हमारी क्या हो रही है, अर्निंग पर शेयर, हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और इसी पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेस होते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन हमको ये बताता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश रिटेन करके रहते हैं, हमारे पास में कितना कैश रहता है। अगर हमारे पास में कैश फ्लो पोजीशन हाई है, इन द सेंस हमारा कैश इनफ्लो ज़्यादा है, तो हम डिवेंचर इशू कर सकते हैं, डेट इशू कर सकते हैं, क्योंकि हम उस टाइम पे इंटरेस्ट पे कर सकेंगे, जो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी है उसको हम पूरा कर सकेंगे। बट अगर हमारे पास में कैश इनफ्लो कम होता है, इन द सेंस हमारे पास में कैश कम होता है, तो हमको इक्विटी को प्रीफर करना होगा। तो आपको ये देखना होगा कि आपके बिजनेस के अंदर कैश कितना रहता है। सेकंड हमारे सामने है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का एक कंसेप्ट है, क्योंकि हम कभी भी किसी चीज़ को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कॉस्ट इंकर करनी पड़ती। इन द सेंस मुझे सबसे पहले बिजनेस में फाइनेंस करना पड़ता है, उसके बाद ही मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। तो मेरी फाइनेंसिंग की कॉस्ट से क्या होना चाहिए, हमेशा ROI ज़्यादा होना चाहिए। इन द सेंस अगर मैंने डिबेंचर इशू किए हैं 10% के, अगर मैंने फाइनेंसिंग फैसिलिटी 10% पे लिया है, तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो क्या होना चाहिए, 10% से ज़्यादा होना चाहिए। अगर मेरा ROI लेस देन है किससे, मेरे कॉस्ट से, तो मुझे वो प्रोजेक्ट को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मेरा अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कॉस्ट से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ डेट की। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, ये हमारा वो परसेंटेज होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट होती है, जो हमको क्या करनी पड़ती है, डिबेंचर के टाइम पे या बैंक लोन के टाइम पे देना पड़ता है। फोर्थ आता है हमारे पास में टैक्स रेट। टैक्स रेट का कंसेप्ट, टैक्स रेट के अंदर क्या होता है, तो टैक्स रेट के अंदर आपको देखना पड़ता है कि जितना ज़्यादा आपका टैक्स रेट कम होगा, आपको डेट को उतना ही जल्दी क्या करना पड़ेगा, ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, प्रोक्योर करना पड़ेगा। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे एग्जांपल में टैक्स रेट है एक 20%, एक है 40%। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 रुपीज़ 100 रुपीज़। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मतलब है कि अभी तक जो हमारी अर्निंग है 100 रुपीज़ 100 रुपीज़, इसमें से हमने ना तो अभी तक इंटरेस्ट माइनस किया और नहीं हमने टैक्स अभी तक डिडक्ट किया है। तो सबसे पहले माइनस करते हैं इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ 10 रुपीज़। ये जो 10 रुपीज़ है ये क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट। जैसे हम माइनस करते हैं तो हमारे पास में आता है अर्निंग बिफोर टैक्स 90 रुपीज़ 90 रुपीज़। दोनों केस में सेम है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टैक्स की। टैक्स से हमारे पास में एक रेट है 20%, एक है 40%। जैसे ही हम टैक्स माइनस करते हैं, अब ये टैक्स किस पे लगेगा, 90 रुपीज़ पे लगेगा। तो फर्स्ट केस में हमारे पास में 20% की रेट पे हमारा 18 रुपीज़ टैक्स लग गया और 40 के हिसाब से 36 रुपीज़ टैक्स लग गया। अब हमारी आती है अर्निंग अवेलेबल। अब ये जो अर्निंग है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, 72 रुपीज़ एंड 54 रुपीज़। अब यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं, जब हमारा टैक्स 20% था तो हमने कितना अर्न किया, 72 रुपीज़ किसको दिए, शेयर होल्डर को। लेकिन जब
अर्निंग पे हमारा टैक्स रेट 40% हो गया, तो हमारी अर्निंग कितनी हो गई 54। तो जब जब हमारी टैक्स रेट ज्यादा होगी हम लोग प्रीफर क्या करेंगे, डेट को प्रीफर करेंगे रादर देन इक्विटी को। फिफ्थ पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है जब भी हम किसी फंड को प्रोक्योर करते हैं तो उससे पहले लगने वाला खर्चा। लाइक जब हम डिबेंचर इशू कर रहे हैं तो हमको आरओसी के पास में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इक्विटी इशू कर रहे हैं तो हमको एडवर्टाइजमेंट करना होगा, हमारे जो ब्रोकर है उनको ब्रोकरेज देनी होगी। तो ये जितनी भी कॉस्ट है जो हमको फंड मिलने से पहले के जो खर्चे होते हैं उनको हम फ्लोटेशन कॉस्ट कहते हैं। डेट के केस में ये लो होते हैं, जबकि इक्विटी के केस में क्या होते हैं, ये ज्यादा होते हैं। तो हमको डिसाइड करना होगा कि हमारे पास में कितने मनी हाल फिलहाल है। अगर हमारे पास में अभी ज्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लोटेशन कॉस्ट को ज्यादा इंकर कर सकते हैं। अगेन हम लोग इक्विटी को क्या कर सकते हैं, प्रीफर कर सकते हैं अगर हमारे पास में इतना फंड है कि हम फ्लोटेशन कॉस्ट को बियर कर सकें। देन हम बात करते हैं रिस्क कंसिडरेशन। 6 पॉइंट, रिस्क कंसिडरेशन के अंदर बिजनेस के पास में 2 टाइप की रिस्क होती है। फर्स्ट है हमारे पास में फाइनेंशियल रिस्क एंड सेकंड है बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क होती है हमारे पास में डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, जो हम लोग डिबेंचर वगैरह के टाइम पे इंटरेस्ट पे करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम उसको पे नहीं कर पाते हैं लिक्विडेशन में चला जाता है। सेकंड होता है हमारे पास में बिजनेस रिस्क, जो होता है रिलेटेड टू फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो हमको हमारे बिजनेस को चलाने के लिए करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों तरह की कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, आपको कंसीडर करना पड़ता है, और टोटल रिस्क को आपको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन अपने बिजनेस में ले लिए तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑब्लिगेशन ही पे करते रहेंगे। 7th है हमारे सामने फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी आती है डिबेंचर के केस में। जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, डेट ऑक्यूपाई करते हैं, तो हम लोगों को हमारी असेट को मॉर्गेज रखना पड़ता है। मॉर्गेज अगर हम सारी की सारी असेट को मॉर्गेज रख देंगे तो जब हमारे कंडीशन फेवर में नहीं है तब हमको मनी की रिक्वायरमेंट होगी, उस टाइम पे हमारे पास असेट अवेलेबल नहीं होगी। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमको पॉइंट ये बता दे कि असेट आप अपने पास में कुछ रिजर्व रख के रखो, आप सारी की सारी असेट को मॉर्गेज मत करो, कुछ असेट को अपने पास रखो, ताकि जब आपकी कंडीशन अनफेवरेबल हो तो आप क्या कर सको, असेट को मॉर्गेज करके अपने मनी को रिक्वायर फुलफिल कर सको। देन हम बात करते हैं 8th पॉइंट की, कंट्रोल की। कंट्रोल अगेन ये डेट के केस में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि डिबेंचर कभी भी हमारे बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा बिजनेस लिक्विडेशन हो सकता है बट कंट्रोल उनके थ्रू नहीं होगा। बट हम बात करते हैं इक्विटी की। अगर हम ज्यादा से ज्यादा इक्विटी इशू करेंगे तो हमारी शेयर होल्डिंग क्या हो जाएगी, डाइल्यूटेड हो जाएगी। इन द सेंस हमारी शेयर होल्डिंग हमारी खत्म हो जाएगी और सामने वालों के पास चली जाएगी और हम हमारी कंपनी से शायद निकल सकते हैं। तो हमको ये कंट्रोल देखना पड़ेगा। तो डिबेंचर के केस में ये बिल्कुल लो होता है, जबकि इक्विटी के केस में हमारी रिस्क क्या होती है, हाई होती है। देन हम बात करते हैं मार्केट, स्टॉक मार्केट कंडीशन। स्टॉक मार्केट कंडीशन हमको ये बताता है कि अगर आप शेयर मार्केट बुलिश पे, इन द सेंस वो बूम पर है, तो आप जब भी इक्विटी इशू करोगे तो आपके क्या होंगे, इक्विटी शेयर लोग परचेस करेंगे। लेकिन अगर मार्केट की कंडीशन क्या है, बियरिश है, इन द सेंस मार्केट की कंडीशन लो है, अगर मार्केट पूरा खत्म हो चुका है, लो कंडीशन पे है और आप इक्विटी शेयर इशू करने की सोच रहे हो, तो आपका ये इशू जो है वो फेल हो सकता है। तो उस केस में आपको डिवेंचर को क्या करना पड़ेगा, प्रीफर करना पड़ेगा। 10th पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रेफर टू द नंबर ऑफ टाइम्स अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ऑफ कंपनी कवर इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। तो ये रेशियो हमको बताता है कि हम हमारे इंटरेस्ट को कितना कवर कर सकते हैं, किसके थ्रू, ईबीआईटी के थ्रू। अब ईबीआईटी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये रेशियो जितना ज्यादा हाई होगा हम उतना ही ज्यादा क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट को, ऑब्लिगेशन को पे कर सकते हैं। लाइक इन द एग्जांपल हमारी ईबीआईटी है 4 लाख रुपीज एंड इंटरेस्ट है हमारे सामने 10,000 रुपीज। तो जैसे हम लोग ईबीआईटी डिवाइड बाय इंटरेस्ट करते हैं तो हमारे सामने टाइम्स कितना आता है, 40 टाइम्स। मतलब कि अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिबेंचर और इशू कर सकते हैं। हम लोग और मनी की रिक्वायरमेंट कहाँ से कर सकते हैं, डिबेंचर इशू करके कर सकते हैं। 40 टाइम्स तक हमारे सामने कोई भी ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट का नहीं आएगा, कोई भी तरह की डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट नहीं होगा, जब तक हमारी अर्निंग कितनी है, 4 लाख रुपीज कंटिन्यूसली चलती रहेगी। तो ये रेशियो हमको बताता है कि आप कितने टाइम तक अब डिबेंचर इशू कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो पे हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर, नए नए कंसेप्ट के साथ में और थोड़ा सा नए एडिटिंग के साथ में। तो थैंक यू, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।